एक माँ जिसका बच्चा उसके पेट में ही मर गया, उस बच्चे के गम को भुलाने के लिए वो अनाथ आश्रम से एक 9 साल की बच्ची अस्थर को गोद ले लेती है। कुछ दिनों के बाद कैट को पता चलता है कि अस्थर का पास्ट तो रहस्यों से भरा हुआ है और ये नन्ही बच्ची अस्थर जैसी दिखती है वैसी है नहीं। अब कैट अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या करेगी, जानते हैं इस वीडियो में। पर पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत होते ही हम एक मैरिड कपल कैट और जॉन को देखते हैं। उनकी मैरिड लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी, क्योंकि हाल ही में कैट ने अपनी बेटी जेसिका को खोया था, जो पैदा होने से पहले ही उसके पेट में मर गई थी। इस इंसिडेंट की वजह से कैट बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी थी और अपने इस गम को भुलाने के लिए उसने शराब भी पीना शुरू कर दिया था। इस चीज से खुद को बाहर निकालने के लिए वो एक साइकियाट्रिस्ट से थेरेपी भी ले रही थी। कैट ने अपनी मरी हुई बेटी की अस्थियों को अपने गार्डन में जमीन के नीचे दबा दिया था और उसके ऊपर एक पौधा लगाया था। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होगा, कैट को लगेगा कि जेसिका भी अब बड़ी हो रही है। जेसिका के अलावा भी कैट के 2 और बच्चे थे, जिसमें उसकी 5 साल की बेटी मैक्स होती है और 12 साल का बेटा डैनियल होता है। फिर एक दिन कैट और जॉन फैसला करते हैं कि वो जेसिका की जगह एक लड़की को अडॉप्ट कर लेंगे। इसलिए वो लोग एक अनाथ आश्रम में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात 9 साल की अस्थर नाम की लड़की से होती है। उन दोनों को अस्थर इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि वो अस्थर को ही गोद लेने का फैसला कर लेते हैं। अनाथ आश्रम की इंचार्ज सिस्टर एबिगेल उन्हें बताती है कि अस्थर रशिया से है और रशियन होने के बावजूद भी वो बहुत ही अच्छी तरह से इंग्लिश बोल लेती है। सिस्टर एबिगेल उन्हें ये भी बताती है कि जो फैमिली उसे यहाँ लेकर आई थी वो एक फायर एक्सीडेंट में मारी गई थी और उसमें अस्थर भी बहुत मुश्किल से बची थी। उसके साथ ही अस्थर बहुत ही ज्यादा होशियार है और अपनी उम्र के बच्चों से भी बहुत ही ज्यादा मैच्योर है। अब ये सभी बातें कैट और जॉन को बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए वो अस्थर को अपने घर ले आते हैं। घर आते ही अस्थर कैट की छोटी बेटी मैक्स से बहुत ही ज्यादा फ्रैंक हो जाती है। साथ ही वो उन साइन लैंग्वेजेस को भी सीख लेती है जिससे वो मैक्स से बात कर सके। दरअसल मैक्स को पैदा होते ही सुनाई देना बंद हो गया था, इसलिए सभी लोग उससे साइन लैंग्वेज में ही बात करते थे। दूसरी तरफ उनके बेटे डैनियल को अस्थर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उससे उसे जेलेसी फील होती है, क्योंकि अब कैट और जॉन का पूरा फोकस अस्थर पे ही हो रहा था। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि अस्थर को जॉन के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता था। अस्थर के घर आ जाने से कैट बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी थी और उसे ऐसा लगने लगा था कि अब उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। अब कैट और जॉन के रिलेशन भी नॉर्मल होने लगे थे। अगले दिन हम डैनियल को देखते हैं, जो अपने टॉय गन के साथ खेल रहा होता है। खेलते खेलते वो एक कबूतर को शूट कर देता है, जिससे वो कबूतर वहीं गिरकर तड़पने लगता है। तभी अस्थर मैक्स को लेकर वहां आ जाती है। वो डैनियल को एक पत्थर देकर कहती है कि इस कबूतर को मार दो, क्योंकि अगर वो ऐसे ही पड़ा रहा तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। इससे अच्छा है कि हम इसे अभी ही छुटकारा दे देते हैं। लेकिन डैनियल उसे ऐसा करने से मना कर देता है, तो अस्थर खुद ही उस पत्थर से कबूतर को मार देती है। उसके बाद अस्थर स्कूल जाती है, तो स्कूल के सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसने अपने गले और हाथों में बैंड पहना हुआ था। फिर उनमें से एक लड़की अस्थर का बैंड उतारने की कोशिश करती है, तो अस्थर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर घर आने पर कैट उसे जेसिका के बारे में बताती है और उसे उसकी कब्र दिखाती है और उसे बताती है कि यहाँ पर जेसिका की अस्थियां भी दबी हुई हैं। ये सुनकर अस्थर इमोशनल हो जाती है और कैट को गले लगाकर रोने लगती है। अब कैट को ऐसा लगने लगता है कि उसके और अस्थर के बीच में एक माँ और बेटी वाली फीलिंग है। अब रात में जॉन और कैट किचन में इंटीमेट हो रहे होते हैं और उन्हें ऐसा करते हुए अस्थर देख लेती है। उन दोनों की नजर भी अस्थर पर पड़ती है, जिससे वो दोनों एम्बैरेस हो जाते हैं। फिर अगले दिन कैट कल रात के बारे में बात करने के लिए अस्थर के पास जाती है और जब वो अस्थर से बात करती है तो वो समझ जाती है कि अस्थर अपनी उम्र के बच्चों से बहुत ज्यादा आगे है। और जब वो अस्थर से बात करती है तो उसे पता चलता है कि अस्थर को इन सब चीजों के बारे में पहले से ही बहुत कुछ पता है। इससे वो थोड़ा हैरान होती है और वो इस बारे में जॉन से भी बात करती है। तब जॉन उससे कहता है कि उसने ये सब अपने पुराने स्कूल और माँ बाप से सुना होगा। उसके बाद जॉन अस्थर और मैक्स को पार्क में घुमाने लेकर जाता है। अस्थर वहाँ पर उस लड़की को देखती है जिसने उसे स्कूल में परेशान किया था, इसलिए मौका देखकर अस्थर उस लड़की को एक स्लाइड से धक्का दे देती है, जिससे वो लड़की नीचे आकर गिरती है और उसका हाथ टूट जाता है। फिर रात को डिनर करते वक्त कैट और जॉन अस्थर से उस लड़की के बारे में पूछते हैं, तो अस्थर बताती है कि उसने कुछ नहीं किया, वो लड़की झूठ बोल रही है और वो खुद ही फिसल कर गिर गई है। मैक्स भी अस्थर की तरफ रहती है, वो कहती है कि वो लड़की खुद ही गिरी है। फिर अगले दिन कैट मैक्स और अस्थर के साथ शॉपिंग करने जाती है। तभी कैट को सिस्टर एबिगेल का फोन आता है और कैट उन्हें अस्थर के बिहेवियर के बारे में बताने लगती है।
वहीं अस्थर मैक्स से पूछती है कि मॉम किससे बात कर रही है, तो मैक्स कैट के लिप्स रीड करके बताती है कि मॉम तुम्हारे बारे में ही बात कर रही है। उसी शाम सिस्टर एबिगेल कैट के घर आती है और वो कैट और जॉन को बताती है कि उससे कुछ गलती हो गई है, क्योंकि उसे अस्थर के पास्ट के बारे में नहीं पता था और अस्थर के साथ कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि अनाथ आश्रम में जब भी कुछ गड़बड़ होती थी तो अस्थर उसके आसपास ही पाई जाती थी और उसके ऊपर किसी का शक भी नहीं जाता था, क्योंकि वो लोगों को अपनी बातों में फंसा लेती थी। कैट ये सब बातें सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन जॉन को सिस्टर एबिगेल की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ अस्थर छुपकर उनकी बातें सुन रही होती है। उसके बाद वो मैक्स के पास जाती है और वो उससे डैनियल के ट्री हाउस की चाबी और डैड की छुपाई हुई बंदूक ले लेती है। फिर कुछ देर के बाद जब सिस्टर एबिगेल उनके घर से निकलती है तो अस्थर मैक्स को लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगती है। फिर अस्थर मैक्स को धक्का देकर सिस्टर एबिगेल के कार के सामने फेंक देती है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट होते होते रह जाता है और उनकी कार बर्फ में जाकर फंस जाती है। फिर जब सिस्टर एबिगेल मैक्स को देखने के लिए अपनी कार से बाहर आती है और वो जैसे ही मैक्स के पास आती है तभी पीछे से अस्थर एक हथौड़े की मदद से सिस्टर एबिगेल को मार देती है। उसके बाद अस्थर मैक्स को लेकर ट्री हाउस में जाती है। वहाँ पर वो उस हथौड़े को छुपा देती है। वो मैक्स को कहती है कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर अस्थर मैक्स के साथ ट्री हाउस से बाहर आती है, जहाँ डैनियल भी उन दोनों को छुपकर ट्री हाउस से बाहर आता हुआ देख लेता है। अस्थर भी डैनियल को देख चुकी थी। रात को जब डैनियल सो रहा होता है तब अस्थर एक पेपर कटर लेकर आती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वो उसे मार डालेगी। फिर अगले दिन कैट और जॉन अस्थर को एक काउंसलर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ अस्थर काउंसलर को अपनी बातों में ऐसा फंसाती है और खुद को ऐसा दिखाती है कि वो कितनी अच्छी लड़की है। फिर वो काउंसलर जॉन और कैट को बताती है कि कैट अस्थर को ज्यादा टाइम नहीं दे रही है, इसलिए कैट और अस्थर के बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है। फिर घर आने के बाद कैट के पास फोन आता है कि सिस्टर एबिगेल अभी तक अनाथ आश्रम नहीं पहुंची है, यानी कि वो जब से उनके घर से निकली है तभी से मिसिंग है। फिर कुछ दिनों तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलती है और उन्हें सिस्टर एबिगेल की बॉडी बर्फ में दबी हुई मिलती है। अब इन सब चीजों की वजह से कैट बहुत परेशान हो जाती है और वो जॉन से कहती है कि अस्थर के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है और उन्हें अस्थर के बारे में पता लगाना चाहिए। फिर कैट अनाथ आश्रम में फोन करके अस्थर के रिकॉर्ड्स को मांगती है। उनके पास अस्थर से जुड़े कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। फिर जब शाम को कैट किचन में काम कर रही होती है तभी वहाँ अस्थर आ जाती है। वो कैट को एक फूलों का गुलदस्ता देती है। ये फूल वहीं से तोड़े गए थे जहाँ जेसिका की अस्थियां दबी हुई थी। ये देखकर कैट को बहुत गुस्सा आता है। वो अस्थर के हाथ को पकड़कर खींचने लगती है। ये देखकर अस्थर भी चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ जॉन आ जाता है और वो अस्थर को संभालता है। फिर हम अस्थर को देखते हैं जो जानबूझकर अपना हाथ एक मशीन में डालकर अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देती है और जॉन को ऐसा पोज करती है जैसे ये सब कुछ कैट ने किया हो। अब ये सब देखकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो कैट के पास जाकर उससे झगड़ा करने लगता है और इसी के साथ दोनों के बीच में दूरियां वापस से बढ़ने लगती है। अब कैट इन सब चीजों की वजह से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो एक शॉप में जाकर अपने लिए वाइन की 2 बोतलें खरीदती है। लेकिन घर आकर उसे एहसास होता है कि ये सब ठीक नहीं है, इसलिए वो किचन के सिंक में एक बोतल को खाली कर देती है और दूसरी बोतल को वहाँ पर छुपा कर रख देती है। फिर अगले दिन जब कैट बच्चों को छोड़ने स्कूल जाती है, डैनियल जैसे ही कार से बाहर निकलता है तो उसकी बुक्स नीचे गिर जाती है। कैट जैसे ही बुक्स को उठाने कार से बाहर निकलती है तभी अस्थर उस कार के ब्रेक्स को हटा देती है, ये जानते हुए कि मैक्स भी उस गाड़ी में है। अब ब्रेक हटने की वजह से कार पीछे जाने लगती है। कैट भी कार के पीछे पीछे जाती है और थैंकफुली बिना कोई एक्सीडेंट हुए वो कार बर्फ में जाकर रुक जाती है। फिर रात को जॉन कैट के साइकियाट्रिस्ट को घर पर बुलाता है, क्योंकि अस्थर ने जॉन को बता दिया था कि कैट ने घर में वाइन लाई है और उसकी ड्रिंक की वजह से ही आज उसकी बेटी की जान जा सकती थी। इसलिए जॉन फैसला करता है कि वो कैट को रिहैब सेंटर भेजेगा। कैट उन्हें समझाती है कि उसने वाइन को नहीं पिया है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। उसके बाद हम डैनियल को देखते हैं जो मैक्स के पास आता है। मैक्स उसे कुछ ड्राइंग दिखाती है जिसमें उसने अस्थर के कारनामों को ड्राइंग की मदद से दिखाया था। फिर डैनियल मैक्स को कहता है कि वो ट्री हाउस जाकर सारे सबूतों को ले आएगा, जिससे वो मॉम और डैड को अस्थर की असलियत को दिखा सकेगा। दूसरी तरफ अस्थर भी कमरे के बाहर खड़ी इन दोनों की सारी बातों को सुन लेती है। फिर अगले दिन कैट को अस्थर के रूम की तलाशी लेते हुए एक डायरी मिलती है जिसमें बहुत सारे आदमियों की फोटो होती है। इसी के साथ उस डायरी पर एक लोगो होता है जिसमें सारने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है। उसके बाद कैट इंटरनेट से सारने इंस्टीट्यूट का नंबर निकालती है
और जब वो वहाँ कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई अनाथ आश्रम नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है। उसके बाद हम डैनियल को देखते हैं जो अस्थर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने ट्री हाउस में जाता है, लेकिन वहाँ पर अस्थर सारे सबूतों को खुद ही लेकर आती है और उसे डैनियल के सामने ही जला देती है, जिसके साथ वो उस ट्री हाउस को भी आग लगा देती है और वो डैनियल को बंद करके चली जाती है। फिर डैनियल भी खुद को बचाने के लिए खिड़की से कूद जाता है, जिसकी वजह से वो गिरकर बेहोश हो जाता है। कैट भी ट्री हाउस में लगी हुई आग को देख लेती है और वो भागकर ट्री हाउस की तरफ जाती है। वहाँ पर अस्थर डैनियल को बेहोश देखकर एक बड़े पत्थर की मदद से डैनियल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मैक्स वहाँ पर आकर उसे रोक लेती है और तभी वहाँ कैट भी आ जाती है और वो लोग डैनियल को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में कैट जॉन को अस्थर के बारे में बताती है, लेकिन जॉन अभी भी उन बातों पर यकीन नहीं करता। फिर हम अस्थर को देखते हैं जो डैनियल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन डैनियल फिर भी बच जाता है। तभी कैट अस्थर के पास भागते हुए आती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अस्थर ने डैनियल को मारने की कोशिश की थी। लेकिन तभी वहाँ जॉन आ जाता है और अस्थर को वहाँ से ले जाता है। डॉक्टर भी कैट को पकड़कर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। वही जॉन अस्थर और मैक्स को घर लेकर आ जाता है। अब जॉन इन सभी चीजों से परेशान था, इसलिए वो वाइन की बोतल को खोलकर वाइन पीना शुरू कर देता है और वाइन पीने के बाद वो बिल्कुल भी होश में नहीं रहता। तभी वहाँ पर अस्थर कैट की ड्रेस पहनकर आती है और जॉन को किस करना शुरू कर देती है और जॉन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। तभी जॉन उसे अपने से दूर कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। अब इन सब चीजों की वजह से अस्थर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और कमरे के सामान को तोड़ने लगती है। दूसरी तरफ जब कैट को होश आता है तो उसे सारने इंस्टीट्यूट से कॉल आता है और डॉक्टर कैट को अस्थर की सच्चाई बताते हुए कहता है कि अस्थर का असली नाम लीना है और वो कोई 9 साल की बच्ची नहीं बल्कि एक 33 साल की औरत है। दरअसल अस्थर को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसका शरीर और कद दोनों भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ ही डॉक्टर उसे ये भी बताते हैं कि अस्थर उनकी हॉस्पिटल की सबसे खतरनाक पेशेंट थी, जिसने 7 लोगों को मार डाला और उसकी जो लास्ट फैमिली थी अस्थर ने उन्हें जलाकर मार दिया। डॉक्टर कहता है कि अगर अस्थर आपके घर पर है तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करो, सारी फैमिली को घर से बाहर निकालो और कहीं दूर लेकर चले जाओ। अब ये सारी बातें सुनने के बाद कैट जॉन को फोन करती है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाता। अब कैट बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो भागते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम अस्थर को देखते हैं जो अपने गले और हाथ के बैंड को उतारती है और हम देखते हैं कि उसके हाथ और गले पर कट के निशान लगे हुए हैं। और जब अस्थर अपना मेकअप साफ करती है तो हमें उसका असली चेहरा दिखाई देता है, जो एक 33 साल की औरत का था। जॉन जब अस्थर को देखने उसके रूम में जाता है तो अस्थर वहाँ पर नहीं होती। तभी अचानक से घर का फोन बजता है। जॉन जैसे ही फोन को उठाता है पीछे से अस्थर आती है। वो चाकू से जॉन को तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाता। फिर कुछ देर के बाद कैट भी वहाँ पहुँच जाती है। वो जॉन को मरा हुआ देखकर बहुत रोती है। फिर कैट मैक्स को बचाने के लिए उसके पास जाती है। तभी अस्थर बंदूक की मदद से कैट को शूट करती है। वहीं मैक्स भी अस्थर से बचने के लिए घर से बाहर निकल जाती है और वो अपने घर के पास ग्रीन हाउस में जाकर छुप जाती है। फिर अस्थर भी उसे ढूंढते हुए ग्रीन हाउस में आ जाती है। तभी कैट भी उस ग्रीन हाउस की छत पर चढ़ जाती है। फिर कैट अस्थर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और वो ग्रीन हाउस का कांच तोड़कर सीधे अस्थर पर गिरती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी कैट देखती है कि पुलिस भी वहाँ पर आ चुकी है और फिर कैट मैक्स को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों थोड़ी सी दूर आगे जाते हैं वहाँ अस्थर फिर से आ जाती है और वो कैट पर हमला करने लगती है। अस्थर चाकू की मदद से कैट को मारने की कोशिश कर रही थी। तभी मैक्स वहाँ पर पड़ी हुई बंदूक को उठाती है और उससे अस्थर को गोली मारती है। वो गोली अस्थर को ना लगते हुए बर्फ पर लगती है जो एक नदी के ऊपर जमी हुई थी। तभी वहाँ की बर्फ टूट जाती है और वो दोनों के दोनों बर्फ के अंदर चले जाते हैं। फिर पानी के अंदर कैट अस्थर को धक्का देकर बाहर आ जाती है और सोचती है कि अब तो अस्थर मर गई है। लेकिन अस्थर भी किसी शैतान से कम नहीं होती। फिर से बाहर निकलकर कैट का पैर पकड़ लेती है। अस्थर कैट को इमोशनल करने की भी कोशिश करती है, लेकिन कैट उसे धक्का मारकर दोबारा से पानी में फेंक देती है। उसके बाद कैट अपनी बेटी मैक्स को उठाकर वहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले।